गतिकी, फ्लूइड स्टैटिक्स। जो पदार्थ है वो 3 रूपों में होता है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन द्रव और गैस ये दोनों पदार्थ की वो स्थितियाँ हैं जो फ्लो करती हैं, बहती हैं। इन्हें हम फ्लूइड या तरल कहते हैं। तो तरल में गैस भी आती है और तरल में द्रव भी आती है। यहाँ पर हम लोगों को तरल के बारे में यानी द्रवों और गैसों के बारे में पढ़ना है और उनकी स्थिर अवस्था में यानी स्थिर अवस्था में उनका अध्ययन करना है। द्रव बह रहा है वैसा नहीं, किसी बर्तन में द्रव भरा हुआ है तो उसके बारे में हमको पढ़ना है, उसमें अध्ययन करना है। जो इसमें हमने आपको बताया कि कोई गैस हो या द्रव हो, दोनों में बहुत सारी चीज़ें समान होती हैं। एक तो दोनों बहते हैं, फिर दोनों के बीच में अणुओं का जो बल लगता है, आणविक बल भी, वो ठोस के तुलना में कम लगता है। द्रव और गैसें दोनों अपना आकार बदल देती हैं, जबकि ठोस का आकार फिक्स रहता है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें समान हैं और इसलिए इनको साथ साथ पढ़ते हैं। अब इनमें सबसे पहली चीज़ एक आती है जिसे हम कहते हैं घनत्व। तो हम लोगों ने इसके पहले भी कई स्तरों पर पढ़ा है। डेंसिटी, घनत्व में अगर यम द्रव्यमान की वस्तु का आयतन v हो तो m अपान v को ही हम उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। अगर यम द्रव्यमान का आयतन v तो घनत्व रो इक्वल टू यम अपान v। निश्चित है इसका जो मात्रक होगा, यूनिट होगी, वो बराबर हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या अगर सीजे सिस्टम में लें तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो किलोग्राम में अगर हमको एसआई पद्धति के कोई प्रयोग करना है, ज़्यादातर हम इसी को प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें भी न्यूमेरिकल से दिया रहता है। ये तो होगा कि तब घनत्व कितना होगा। घनत्व का जो घनत्व है, इसके अलावा एक और इसी से संबंधित एक भौतिक राशि होती है जिसे हम कहते हैं आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व, अब आपेक्षिक घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी, जैसे आरडी रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं, या इसी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। रिलेटिव डेंसिटी निश्चित है, ये आपेक्षिक है, ये तुलना है किसी भी वस्तु के घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी के घनत्व के अनुपात को कहते हैं। ये रेशियो है वस्तु के घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड के जल के घनत्व के अनुपात को कहते हैं। तो एक तरह समझें कि जो 4 डिग्री का जल होता है वो उसका घनत्व अधिकतम होता है। जो जल होता है उसका घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी कम रहता है, और इसके ऊपर जाएंगे तो भी ये कम हो जाता है, इसके ऊपर भी कम होता है, लेकिन 4 डिग्री पर महत्तम रहता है, महत्तम। और ये होता है अगर सीजे सिस्टम में ले तो 1 ग्राम सेंटीमीटर -3, और किलोग्राम में होगा तो 1 × 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब। तो इस तरह से
एक अगर हुआ तो जल का घनत्व 4 डिग्री का अगर एक हुआ तो वस्तु का घनत्व और उसका अपेक्षित घनत्व तो एक ही आएगा, उसका मान एक आएगा, क्योंकि ये एक है तो जो और सब कट जाएगा, इसकी मात्रा कट जाएंगे तो अनुपात वही आएगा जो घनत्व होगा। तो किसी भी वस्तु का घनत्व और उसका आपेक्षिक घनत्व का परिमाण वही रहता है, अंतर केवल मात्रक में रहता है कि एक का मात्रक रहता है और एक का मात्रक नहीं रहता। मान लीजिए हमारे पास कोई द्रव है और उसके अलग अलग घनत्व हैं, हम उनको मिला दें तो उसका घनत्व मिश्रण का कितना होगा। यदि दो द्रव जिनके घनत्व क्रमशः ρ1 एवं ρ2 हैं, उनका A V1 एवं V2 आयतन मिलाया, V1 और V2 आयतन निश्चित किया गया, अथवा M1 और M2 द्रव्यमान निश्चित किया, तो जो मिश्रण है उसका घनत्व कितना होगा। मिश्रण का घनत्व निकालो, मिश्रण का घनत्व निकालो। अब इसमें घनत्व का जो सूत्र है उसी का इस्तेमाल करना, घनत्व बराबर टोटल द्रव्यमान अपान टोटल आयतन। तो जब दो को मिला दिया तो दोनों के आयतन और दोनों के द्रव्यमान हमें मालूम हो तो ये अपने आप निकल जाएगा। यहां पे देखिए, पहले में देखें ए में V1 और V2 आयतन दिया गया है लेकिन उनके द्रव्यमान नहीं। अब यदि M1 एवं M2 इक्वल टू M, इनके द्रव्यमान अगर बराबर हैं तो M1 M2 बराबर 2M, रो इक्वल टू 2M, और M का इधर नीचे कॉमन आ जाएगा तो ये M कट जाएगा, ρ1 ρ2 ऊपर चला जाएगा, ρ1 प्लस ρ2 नीचे आ जाएगा। ये हो गया किसी भी मिश्रण का घनत्व। इसके अलावा किसी भी लिक्विड या किसी भी द्रव स्तंभ का दाब, किसी भी द्रव स्तंभ का दाब, द्रव स्तंभ के दाब के लिए हमने मान लिया कि कोई हमारे पास एक बर्तन है, द्रव स्तंभ का दाब प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम। ये तो हम जानते हैं कि जो द्रव है और गैस है, जो तरल हैं, वो दबाव डालते हैं। दबाव इसलिए डालते हैं कि अगर मान लिया किसी भी बर्तन में कोई द्रव भरा है तो जो द्रव के अणु होते हैं वो गति करके और दीवार से टकराते हैं तो उनके संवेग में परिवर्तन होता है और संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है।
तो जिनकी दीवारों पर बल लगता रहता है, दीवारों पर इनके बल कार्य करता है। अगर इनकी दीवारों को जो बल कार्य करता है, किसी भी जो फ्लूइड है, द्रव है, उसके कारण दीवारों पर जो लगने वाला बल होता है वो हमेशा दीवारों के लंबवत कार्य करता है। क्योंकि अगर वो क्षैतिज काम करता है तो उसका कोई न कोई घटक अलग अलग दिशाओं में होता और उस द्रव में गति पैदा होती और द्रव चलता। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए इस दिशा में बल कार्य कर रहा है तो इसका घटक एक इस दिशा में हो जाएगा और इसका एक दिशा में घटक हो जाएगा। तो जब उसके किसी दिशा में बल का घटक उपस्थित रहता, संतुलन में न रहता, तो द्रव शांत न रहता बल्कि वो गति करता। लेकिन जो किसी बर्तन में भरा हुआ द्रव रहता है वो शांत अवस्था में रहता है। तो शांत अवस्था में जो भरा हुआ द्रव है उसके द्वारा दीवारों पर जो लगने वाला बल है वो हमेशा दीवार के लंबवत कार्य करता है, लंबवत हमेशा रहता है। और जो लंबवत बल होता है हम उसे यानी लंबवत लगने वाले बल को थ्रस्ट कहते हैं। तो किसी भी वस्तु पर जो लंबवत बल कार्य करता है उसे हम थ्रस्ट कहते हैं, यानी प्रतिघात कहते हैं। तो इसे हमने कहा प्रतिघात, प्रतिघात यानी थ्रस्ट। और एकांक एरिया पर कार्य करने वाले थ्रस्ट को, प्रतिघात को ही हम दाब कहते हैं। तो दाब है क्या? दाब कहते हैं एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रतिघात, प्रतिघात यानी थ्रस्ट को दाब कहते हैं। तो दाब एकांक एरिया पर लगने वाला बल है, लेकिन वो बल टेढ़ा नहीं, तिरछा नहीं, बल्कि लंबवत लगने वाला बल। क्योंकि जो लंबवत बल लगता है उसे हम प्रतिघात कहते हैं और एकांक क्षेत्रफल लगने वाले प्रतिघात को ही दाब कहते हैं। किसी भी बर्तन में द्रव भरा हो या किसी भी बर्तन के अंदर गैस भरी हो, वो हमेशा दीवार पर लंबवत ही बल लगाती है, यानी वो दाब लंबवत ही लगता है। तो दीवारों के लंबवत ही बल लगता है और इसलिए एकांक क्षेत्रफल लगने वाला जो बल है उसे हम दाब कहते हैं। हम कह सकते हैं कि दीवारों के लंबवत दाब भी कार्य करता है। हमको निकालना है कि किसी भी बर्तन में अगर द्रव भरा है तो ये द्रव स्तंभ है, ये द्रव का जो ये स्तंभ है ये इसके आधार पर कितना दाब डालता है, इसके तली पर कितना दाब डालता है। तो द्रव स्तंभ का दाब, प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम, हमने मान लिया कि हमारे पास एक बेलनाकार बर्तन है जिसका ये जो क्षेत्रफल है ये A है और यहाँ इस जगह तक इसमें द्रव भरा है, इसमें ये द्रव भरा है। ये द्रव भरा हुआ है। ये जो द्रव की ऊंचाई है ये h है और द्रव का जो घनत्व है वो रो है, रो घनत्व का द्रव भरा हुआ है। चूंकि इसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है द्रव का, द्रव की तली का क्षेत्रफल A और इसलिए द्रव का तली पर
भार। इस तली के ऊपर इसका भार कितना काम करेगा, भार, भार। द्रव का तली पर भार होगा द्रव का आयतन, आयतन गुणे घनत्व, द्रव्यमान हुआ, और फिर जी से गुणा कर दिया तो भार आ गया, यम जी, यम जी, यम जी। तो द्रव्यमान गुणे जी, तो आयतन गुणे घनत्व बराबर यम इंटू जी। यह आपका आ जाएगा आयतन बराबर हुआ ए इंटू एच, एच, और इसका जो क्षेत्रफल है ये ए है, तो ए इंटू एच, यह आयतन हुआ, घनत्व तो है रो, और जी से गुणा किया ए एच रो जी, ए एच रो जी, ये हुआ द्रव का इसकी तली पर भार। और इसीलिए द्रव स्तंभ का भार दाब, दाब बराबर होता है भार बटा क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले भार को या बल को ही दाब कहते हैं। तो बराबर हो गया ए एच रो जी अपान ए, और इसलिए दाब पी इक्वल टू एच रो जी। ये जो दाब है वो इस बिंदु पर दाब है, ये दाब है यहाँ पर, ये हमारा बिंदु है से P, ये P पर दाब है, P तो लिखा हुआ, इसको यस कर लें, यस बिंदु पर ये दाब है, इसके कारण से दाब है। और अगर हवा यहाँ है, इसका वायुमंडलीय दबाव ये T बिंदु है, और T पर जो दाब है वो मान लीजिए P0 है। जो हवा भरी है उसका दबाव, वायुमंडलीय दबाव P0 है, तो कुल दबाव कितना हो जाएगा, यदि T पर वायु दाब बराबर P0, तो यस पर कुल दाब, तो यस पर कुल दाब इतना तो इसका दाब था, इतना और है इसके ऊपर, कुल दाब P ये बराबर हो जाएगा P0 प्लस एच रो जी। ये यहाँ पर लगने वाला कुल दाब है, यानी इसका दाब जो द्रव स्तंभ है और इसके ऊपर लगने वाले हवा का दाब, टोटल दबाव यहाँ पर है। इसीलिए P माइनस P0 इक्वल टू एच रो जी। अब ये P यहाँ का दाब है, P0 यहाँ का दाब है, P यहाँ का दाब है, P माइनस P0, इन दोनों बिंदु यस और T का दाब अंतर है, इसका दोनों का ये दाब अंतर है, जिसे हम कहते हैं गेज दाब। इसलिए गेज दाब ये तो हुआ वायु स्तंभ का दाब। अब वायु दाब या वायुमंडलीय दाब,
वायुमंडलीय दाब हम ये जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायु भरी हुई है, वायु का एक पूरा घेरा है और बहुत ही ऊंचाई तक एक वायु का घेरा है जो चारों तरफ से इस पृथ्वी पर बना हुआ है। तो ये जो वायु का घेरा चारों तरफ से है वो भी पृथ्वी पर एकांक क्षेत्रफल पर कितना बल लगाती है, कितना दाब डालती है, उसी को हम वायु दाब कहते हैं। यानी जहाँ तक वायु भरी हुई है, ये हमारी पृथ्वी है, ये वायु जहाँ तक भरी हुई है ये इसका ऊपरी तल है। वायु का ऊपरी तल वायु मंडल का ऊपरी तल, यहाँ तक वायु है। अब ये इसका इस पृथ्वी के ऊपर एकांक क्षेत्रफल पर कितना दबाव है, इसी को हम वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। वायुमंडलीय दबाव। अब ये पृथ्वी की पूरी ऊंचाई यहाँ तक निकाल नहीं सकते, इसलिए वायुमंडलीय इस दाब को निकालने के लिए किसी न किसी दबाव से इसकी तुलना करके इसका मान हम निकालते हैं। वायुमंडलीय दाब को, ये इतनी ऊंचाई तक भरी हुई हवा यहाँ पर कितना दबाव लगाती है, इसके लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर, दाब मापी, बैरोमीटर दाब मापी। दाब मापी वो उपकरण है जो दाब नापता है। तो बैरोमीटर में सामान्य जो साधारण बैरोमीटर है, एक ट्रफ लिया और इसमें मरकरी, पारा डाल दिया और एक नली ली जो एक तरफ खुली है और एक तरफ बंद है। और इस नली में पारा ऊपर तक भर दिया और भर करके यहाँ पर उंगली लगा करके उसको यहाँ उलट दिया। उलटने के बाद उंगली को बाहर हटा लिया। जब उंगली को बाहर हटा लेंगे तो इसके अंदर, चूंकि अंदर तो केवल पारा ही है और कुछ नहीं है, अंदर हवा नहीं है जो उसको दबा के नीचे गिराएगी, खाली है। अब पारा नीचे गिरेगा, नीचे इसलिए गिरेगा क्योंकि पारा में वजन है, भार है, लेकिन ये जो वायुमंडल का दबाव है ये इसको दबाएगा। वायुमंडल का दबाव यहाँ से बल काम कर रहा है, ये जो पृथ्वी के ऊपर या इस पारे के ऊपर जो वायु का दबाव काम कर रहा है, तो यहाँ जितना दबाव होगा यहाँ भी उतना ही दबाव होगा। अब ये नीचे उतरेगा और जितनी दूर पर आकर के ये रुक गया तो इतना जो पारा का स्तंभ है इसी को ये वायुमंडल का दाब संभाल रहा है। इस वायुमंडल का दबाव जो पूरा हवा दबा रही है, ऊपर से हवा पूरा इसको दबा रही है और वही इस पारे को रोक रखा है, इसलिए इसका पूरा भार और वायु का जो दबाव यहाँ लग रहा है, बल वायु के द्वारा लग रहा है, उन दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इस प्रकार से वायु का दबाव कितना हुआ, जितनी ऊंचाई तक का पारा इसने रोका, पारा की ऊंचाई है पारा स्तंभ की h, पारे का अगर घनत्व है रो, तो जो वायुमंडलीय दबाव होगा वो बराबर हो जाएगा वायुमंडलीय दबाव, ये बराबर हो जाएगा h और रो और g। समानता जो वायुमंडल का दबाव रहता है, वायुमंडलीय दबाव, उसकी जो ऊंचाई पारा स्तंभ की आती है वो 76 सेंटीमीटर आती है। ध्यान रखें, यहाँ पर हमने पारा भरा है। पारा इसलिए भरा है क्योंकि पारा का घनत्व ज़्यादा है, 13.6 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। कोई हल्का पदार्थ भरेंगे तो ज़्यादा लंबा लेना पड़ेगा। अभी तो 1 मीटर नली में हमारा काम चल जाएगा, अगर कम घनत्व का लेंगे तो कई मीटर लंबी नली लगेगी जो टूट सकती है, गिर सकती। इसलिए अधिक से अधिक दबाव का, अधिक से अधिक घनत्व का हम द्रव इसमें लेते हैं, प्रयोग करते हैं, इसलिए पारा लेते हैं। तो इसलिए 76 सेंटीमीटर पारे की ऊंचाई है।
तो जो वायुमंडलीय दबाव है हम लिखते हैं कि वायुमंडलीय दबाव बराबर क्षेत्र सेंटीमीटर ऑफ पारा स्तंभ, क्षेत्र सेंटीमीटर पारा स्तंभ। पारा स्तंभ का मतलब पारा, 76 सेंटीमीटर पारे की ऊंचाई का जो दबाव होगा वही वायुमंडल का दबाव है। कभी कभी रोजी नहीं हम प्रयोग करते, केवल एच का ही प्रयोग कर लेते हैं। अगर कई जगह रोजी कॉमन रहता है तो इसको छोड़ देते हैं, कट जाता है, केवल एच का प्रयोग करते हैं। जैसे बॉयल के नेम में P1 V1 बराबर P2 V2 में V जो हम प्रयोग करते हैं या P जो हम प्रयोग करते हैं वहाँ पर हम केवल सेंटीमीटर ही प्रयोग करते हैं। पूरा आयतन या पूरा हम पारा स्तंभ का यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये नहीं प्रयोग करते। तो ये 76 सेंटीमीटर पारा स्तंभ हुआ। इसको 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ भी कहते हैं। पारा स्तंभ और अगर इसका मान निकालेंगे तो यह आएगा 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको पास्कल भी कहते हैं। 1.013 10⁵ पास्कल। पास्कल भी इसकी एक यूनिट है। पास्कल एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर इसको पास्कल कहते हैं। ध्यान रखेंगे 10⁵ पास्कल को हम बार भी कहते हैं। ये भी यूनिट है दाब की। दाब की अगली यूनिट जो है वो बार है, जो इन्वायरमेंटल उसमें बार का ही प्रयोग होता रहता है। यहाँ पर जो मौसम विज्ञान है उसमें बार ही बोलते रहते हैं। तो 10⁵ पास्कल को एक बार कहते हैं। और एक टार भी है 1 मिलीमीटर पारा स्तंभ को 1 मिलीमीटर पारा स्तंभ के दाब को एक टार कहते हैं। तो इस तरह ये जो दाब है इसके कई मात्रक हैं, इन कई मात्रकों में हम इसका प्रयोग करते रहते हैं। और ये हो गया हमारा वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब के बाद एक आता है इसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं पास्कल का नियम। पास्कल का नियम ये दाब से संबंधित है। पास्कल सलाह। पास्कल का नियम ये है कि किसी बर्तन में रखे हुए द्रव्य में साम्य अवस्था में उसके किसी भी एक भाग में या किसी भी एक हिस्से में, किसी एक पार्ट में आरोपित दाब चारों दिशाओं में समान रूप से वितरित हो जाता है, संचरित हो जाता है, बिना क्षय हुए संचरित हो जाता है। इसे हम पास्कल का नियम कहते हैं। यानी किसी बर्तन में रखे हुए द्रव्य, भरे हुए द्रव्य किसी बर्तन में भरे हुए द्रव्य में साम्य अवस्था में, शांत अवस्था में, साम्य अवस्था में किसी भी भाग पर आरोपित दाब
बिना क्षय हुए सभी ओर समान रूप से संचरित हो जाता है। इसको इस प्रकार समझ लें कि यदि हम इसको चित्र से बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक बर्तन है हमारे पास जो स्फेरिकल है, गोलाकार बर्तन है, एक गोलाकार बर्तन है। इस गोलाकार बर्तन में समान आकार के हमने पिस्टन लगाए। एक पिस्टन हमने यहां लगा दिया, एक पिस्टन हमने यहां लगा दिया, एक इधर लगाया, और एक इधर लगा दिया। हमने इसमें एक पिस्टन पर दाब लगाया। मान लिया हमने ये हमारे पास है ए, बी, सी और डी। ए पिस्टन पर हमने दाब लगाया। जितना हमने दाब लगाया ठीक उतना ही दाब इस पर लगेगा, उतना ही दाब इस पर लगेगा, उतना ही दाब इस पर लगेगा। ये बाहर को फिसलने लगेगा। इसको रोकने के लिए आपको उतना ही दाब लगाना पड़ेगा। इस पर बाहर की ओर दाब लगेगा, अब आपको रोकने के लिए उतना ही दाब लगाना पड़ेगा जितना दाब यहाँ लगा था। इसी प्रकार ये बाहर की ओर खिसकने लगेगा और इसको रोकने के लिए भी आपको उतना ही दाब लगाना पड़ेगा जितना यहाँ लगाया था। और ठीक इसी प्रकार ये भी बाहर को निकलने लगेगा, इसको रोकने के लिए आपको उतना ही दाब लगाना पड़ेगा जितना दाब आपने वहाँ पर लगाया था। इसका मतलब यह है कि आपने अगर यहाँ पर पी दाब लगाया तो पी दाब यहाँ भी, पी दाब यहाँ भी और पी दाब यहाँ भी, सभी जगह ये दाब समान रूप से फैल जाएगा। यदि इनके सारे दाबों, जितने भी दाब हैं, सभी के ये क्षेत्रफल जो पिस्टन हैं बराबर हैं तो दाब भी इनके बराबर हैं, तो दाब तो बराबर हैं ही हैं। अगर पिस्टन बराबर हैं तो आपको बराबर बल लगाना पड़ेगा, और अगर पिस्टन बराबर नहीं हैं, इनके क्षेत्रफल कम ज़्यादा हैं, तो दाब तो उतना ही रहेगा लेकिन अलग अलग बल लगेगा। यदि ए, बी, सी एवं डी के क्षेत्रफल क्रमशः A1, A2, A3 तथा A4 हैं, तो ए पर आरोपित बल, ए पर बल एफ ए बराबर हो जाएगा दाब गुणे क्षेत्रफल। और इस प्रकार इसको रोकने के लिए हमको कितना बल लगाना पड़ेगा, और बी पर बल, दाब तो उतना रहेगा, ध्यान रखेंगे दाब तो समान रूप से भी संचरित होता है, सभी ओर समान रूप से संचरित होता है दाब। तो बी पर बल एफ बी, ये बराबर हो जाएगा, दाब बराबर है, क्षेत्रफल अगर अलग है तो बल अलग हो जाएगा। इसी प्रकार सी पर बल
जो लगाना पड़ेगा एफ सी इक्वल टू PA3 और तथा D पर बल FD इक्वल टू PA4। इसका मतलब ये हुआ कि दाब तो सब पे समान रूप से संचरित होगा, केवल बल अलग अलग हो जाएगा। और इसी सिद्धांत का इस्तेमाल लिफ्ट में, कारों को उठाने के लिए थोड़ा बल लगाते हैं, थोड़ा दाब लगाते हैं, और जब थोड़ा दाब लगाते हैं तो दाब तो उतना ही रहेगा, वहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा तो बल ज़्यादा हो जाएगा, और बल ज़्यादा होगा तो ज़्यादा भारी वस्तु उठा लेगी। इसी तरह जब हम कार में ब्रेक लगाते हैं तो कार के ब्रेक में इसी सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। जो ब्रेक पैडल है उससे हम दबाते हैं, पिस्टन छोटा रहता है, जितना दाब हम यहाँ लगाते हैं वो द्रव्य के द्वारा वो दाब समान रूप से फैल जाता है, और ब्रेक का जो अंदर पिस्टन है उस पर भी उतना ही दाब पड़ता है। लेकिन ब्रेक का पिस्टन चौड़ा है और हमारे पैडल का पिस्टन, पैर का पिस्टन जो लगता है छोटा है, तो पिस्टन छोटा होने से हमें बल कम लगाना पड़ता है, लेकिन कई गुना ज़्यादा बल वहाँ लगता है, क्योंकि जो बल होता है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, जबकि दाब सब जगह समान रूप से फैल जाता है। तो द्रव की या गैस की सबसे बड़ी विशेषता किसी फ्लूइड की या तरल की है कि जब भी किसी भी एक स्थान पर आप जितना दाब लगाएंगे समान रूप से उस पूरे द्रव पर वो दाब संचरित हो जाएगा, कहीं कम या ज़्यादा नहीं होगा, उसमें कोई क्षय नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा पास्कल का नियम। अब ये जो पास्कल का नियम है, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते रहते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े। हम लोगों ने भी ये पढ़ा बैरोमीटर। एक चीज होती है जिसे कहते हैं मैनोमीटर। तो एक हुआ मैनोमीटर और एक हुआ बैरोमीटर। बैरोमीटर तो दाब नापता है, किसी जगह पर कितना दबाव लग रहा है इस जगह का दाब नापता है। और मैनोमीटर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का दाबांतर नापता है। तो मैनोमीटर से हम दाबांतर नापते हैं, वो दो बिंदुओं के बीच का, दो स्थानों के बीच का दाबांतर नापता है। तो ये चूंकि दाब जो होता है वो ऊंचाई के भी अनुक्रमानुपाती होता है, द्रव की ऊंचाई जितनी ज़्यादा होगी उसका दबाव उतना ही होगा। उसी पर आधारित एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर एसी की ऊंचाई दी है, एसी इज 50 सेंटीमीटर और बीडी की ऊंचाई भी दी है।
ये 20 सेंटीमीटर है। जो इसके अंदर भरा हुआ है वो पारा भरा हुआ है, मरकरी पारा। पारा का घनत्व दिया है 13.6 गुणे 10 की घात माइनस 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कह रहे हैं कि ये ए और बी के बीच दाब अंतर कितना है। ए और बी के बीच, बी इस बर्तन से जुड़ा है, यहां पर पारा ऊपर नहीं गया, इसका मतलब कि जो इसके अंदर का दबाव है वो पारा को यहां रोक रहा है। और यहां पर पारा का स्तंभ इतना ऊंचा है, यहां का पारा का स्तंभ इतना ऊंचा है। तो ये जो हमारा CD भाग है, इसके ऊपर इसका दाब और इसी के ऊपर इसका दाब, इसके ऊपर इसका दाब और इसके ऊपर इसका दाब, ये दोनों बैलेंस हैं, यानी दोनों बराबर हैं। तो CD पर AC का दाब, इस CD पर AC का दाब बराबर BD का दाब। CD पर AC का दाब बराबर BD का दाब। ऐसा कर लेते हैं। इसका दाब कितना होगा, या इसका दाब अंतर निकाल लेते हैं हम। दाब का अंतर, दाब इसका जो दाब होगा वो होगा H1 रो जी, इसका दाब हुआ H2 रो जी। यही होगा इनका दाब का अंतर। इसका दाब, इसका इतना दाब है, इसका इतना दाब है, यही इनका दाब का अंतर है। हमसे दाब का अंतर ही पूछा गया है। दाब अंतर निकालो। ये जो दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच के दाब का अंतर निकालो। तो इसका दाब निकाल लिया, इसका दाब निकाला, वो अंतर निकाल दिया, तो दाब अंतर आ गया। ये हो गया हमारा दाब अंतर। हम कह सकते हैं इसको P या डेल्टा P। H1 50 सेंटीमीटर 0.5 कर देते हैं मीटर में। रो का मान दिया है 13.6 10⁻³ और G बराबर 10 मान लिया। H2 बराबर दिया है 20, इसको भी मीटर बना दिया। G का मान रख दिया 13.3 × 10⁻³ राइट, और G का मान 10 रख दिया। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच का, इस स्तंभ का और इस स्तंभ का जो दबाव है, ये जितना दबाव लगाएगा, ये इतना दबाव लगा रहा है यहाँ, ये इतना दबाव लगा रहा है, और इसका दाब ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। द्रव तो एक ही है, इसलिए घनत्व वही होगा, G भी वही होगा, केवल इसकी ऊंचाई अलग अलग है। तो जो इनका अंतर आएगा इन दोनों दाबों का, वही इन दोनों बिंदुओं के बीच का दाब अंतर होगा। तो दाब अंतर निकालो। A एवं B का दाब अंतर निकालो। चलो निकाल दिया इसका दाब अंतर। इसमें 13.6 10⁻³ 3 क्या, ये 10 और भी ले लेंगे 4, ये तो कॉमन है ही है, दोनों में है। यहाँ बचा 0.5, यहाँ बचा 0.2, ये आया 13.6 10⁻⁴ × 0.3 3 3
4.08 into 10 to the power 4 Pascal. This is the pressure difference between these 2 points A and B के बीच का प्रेशर डिफरेंस। तो ये जो इसको आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का ये मानोमीटर की तरह काम कर रहा है, ये दोनों बिंदुओं के बीच का प्रेशर नाप रहा है। कभी कभी ऐसा रहता है कि दो बर्तन जुड़े रहते हैं, उनके बीच में अलग अलग दबाव रहता है, तो दोनों जगह के वो दोनों बर्तनों के दाब को बता देता है। एक बर्तन इधर जुड़ा है, एक बर्तन इधर जुड़ा है, उनके बीच का कितना दाब होगा। यहाँ तो एक ही जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका दाब मालूम हो गया हमें। इसका दाब नहीं बल्कि इसका दाब अंतर मालूम हो गया, इसके तुलना में इसका इसके दाब का अंतर कितना है, जो इसको दबा रहा है, एक्स्ट्रा दाब इसके ऊपर कितना पड़ रहा है। तो इस तरह से जो हमारा ये दाब का चैप्टर है, इसमें दाब है, घनत्व है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम गणनाएं करते रहते हैं। अब अगले टर्न पर हम लोग कुछ इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं तो इसका आइडिया हो जाएगा। बस आज इतना ही।